Hello, this is Sakib and you're watching Excellent Zone. तो क्या आप अभी क्लास 11 में राइट और अपना प्रिपरेशन कर रहे हो अभी फाइनल एग्जाम के लिए 2022 जो आपका फेब और क्या बोल रहा हूँ मैं मार्च और अप्रैल में होने वाला राइट। सो यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का ऑलरेडी हम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। लाइक आपका मैथ्स 1 का ऑलरेडी मोस्टली चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया। लाइक कौन कौन सा एंगल यूनिट्स मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री 1 और आपका कौन सा एकदम प्यारा सा डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस और स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। अगर वो सब वीडियोस नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। और आपका जो मैथ्स 2 में यार एकदम प्यारा सा चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस सीरीज मैथ और क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन, वो भी फिनिश कर दिया। और आपका साथ ही साथ हम लोग ने आपका जो फिजिक्स है एकदम प्यारा सा चैप्टर है यार फिजिक्स में कौन कौन सा एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब हम लोग ने फिनिश कर दिया राइट। सो यार आपको कंप्लीट हमारे चैनल पे कंप्लीट क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा राइट। सो सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर राइट। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना तो जरूर फॉलो कर लेना यार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और क्या फेसबुक पेज जल्दी जल्दी कर लो राइट। सो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाला आपका क्लास 11 का फिजिक्स यार एकदम प्यारा सा है यार, क्या प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हमारा ग्रेविटेशन। अबे आप बोलोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें, हमको पता नहीं है क्या, हमने क्लास 10th में पढ़ा है ग्रेविटेशन, ये क्लास 10th का नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। ये सेम चैप्टर जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है वो आपने 10% पढ़ा है, क्लास 11 में उसका 100% आप पढ़ने वाले हो। मतलब क्या सर क्लास 10th में जैसे बाहुबली पार्ट 1 था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा राइट, तो वैसे ही आपका ये ग्रेविटेशन यार क्लास 10th में एकदम बेसिक पार्ट था राइट। इधर बताया गया है ग्रेविटेशन का एक्चुअल में। लाइक जैसे आपको पता चला कि पार्ट 2 में जैसे पता चला कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वैसे ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है वो आपका क्लास 11 में बोर्ड वालों ने दिया हुआ है, समझा। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। एकदम प्यारा प्यारा सा चैप्टर है यार, एकदम छोटा सा चैप्टर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमारे लिए सिंपल है राइट। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सो यार वही चीजें हमको देखो, एक बात बताओ, क्लास 10th में पार्ट 1 में उधर केपलर्स बाबा आए थे हमारे पास केपलर्स बाबा आए थे, उन्होंने एक 3 लॉ दिया था राइट, 3 लॉ दिया था, 10th में पढ़ा था। बट यहाँ पे केपलर जैसे मैंने बोला ना बाहुबली पार्ट 1 में बताया नहीं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे केपलर्स बाबा ने क्लास 10th में उनका प्रूफ नहीं बताया कि लॉस कैसे आए, तो वो चीज यहाँ पे बताया। जैसे वहां पे पार्ट 2 में बताया वैसे यहाँ पे क्लास 11 में इन्होंने इस महाशय ने, मतलब ये जो हमारे बाबा थे यार केपलर बाबा, इन्होंने अपने लॉस जो 3 लॉस क्लास 10 में हमको पढ़ाए थे वो एकदम बेसिक ऊपर से उन लोग ने बताया राइट। यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल दे दिया राइट। तो सबसे पहला एक काम करो, आप इस नोट्स का ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ईजी हो जाए लिखने में या इसको पढ़ने में। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलो करते हैं इसका शुभारंभ। सो केपलर से यार केपलर्स का वही 3 लॉ है, लेकिन वहां पे लॉ का नाम नहीं बताया था, यहाँ पे नाम भी बताया और उसका प्रूफ भी दिया है राइट। तो सबसे पहला यार केपलर्स जो है अपना उन्होंने पब्लिश किया था अपना फर्स्ट 2 लॉस, जो अपना पहला 2 लॉ है, टोटल 3 लॉ है, केपलर्स ने 3 लॉ दिया राइट। उसमें जो पहला 2 लॉ है उन्होंने पब्लिश किया था कभी 1609 में, समझ में आ गया। और जो तीसरा वाला लॉ है सर वो किया था उन्होंने 1619 में, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स राइट, मतलब 10 साल के बाद, 10 साल विचारधारा सब करने के बाद उन्होंने तीसरा लॉ निकाला, समझे। ये चीज भी क्लास 10 में बताया नहीं था। सो सबसे पहली बात जो अपना फर्स्ट लॉ है केपलर्स का, वहां पे सिर्फ क्या था केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ राइट, बट वहां पे नेम्स नहीं दिए थे। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ जो है वो है अपना लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो वही चीज है, मतलब क्लास 10th का ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा देख लो क्या है। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन
विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, मतलब वही चीजें। अभी इलिप्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास है गाजर, क्या बोल रहे हो, गाजर का हलवा खिला रहे हो क्या? वो जो अपना कैरेट होता है, अगर जब कैरेट को आप कट करोगे, फॉर एग्जांपल ये अपना कैरेट है, कैरेट को जब कट करोगे सर ऊपर ऐसा होता है, राइट? तो ये जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो क्या बोलता है पहला लॉ, क्या बोलता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये जो अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट है वो क्या करेंगे सर, मूव करेंगे, ऐसा मूव करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे, मूव करेंगे। किसके, देखो, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड मतलब आसपास। सन जो है अपना, जो सन बाबा है उनके आसपास कौन घूमता है, ये प्लैनेट घूमता है, राइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो उसमें से जो अपना सन है वो कोई एक फोकस पे बैठा होगा। देखो फॉर एग्जांपल अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूं, सपोज ये अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो फोकस दो फोकस होता है, एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। समझ में आ गया? तो अपना क्या होगा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होंगे, मूव होंगे, राइट, मूव होंगे, लेकिन किसके आसपास में, किसके अगल बगल में, सन के अराउंड में क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसमें से जो अपना सन होगा वो कोई भी एक फोकस पे क्या होगा, बैठा होगा। समझा? सपोज यहाँ पे सन है, क्लियर है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, दोनों में से कोई एक जगह पे। वही चीज है पहला लो, क्या बोला है, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ विच द सन इज व्हाट, क्या कोई भी एक फोकस पे क्या होगा, बैठा होगा। समझ में आ गया होगा, राइट? तो अभी जो नेक्स्ट वाला है अपना सेकंड लॉ, एकदम प्यारा सा सेकंड लॉ है। तो 10th में तो लॉ का नाम नहीं बताया, यहाँ पे बताया क्या, लॉ ऑफ एरियाज। क्या बताया, लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या होता है, द लाइन दैट ज्वाइंट्स अ प्लैनेट एंड द सन, एक ऐसा लाइन जो प्लैनेट और सन को जोड़ता है। समझ में आ गया? क्या करता है, जोड़ता है। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है सर, बताओ तो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है अपना सन, क्या है ये, सन बाबा। यहाँ पे सपोज अपना ऑर्बिट क्या है सर, ये प्लैनेट समझ लो सर, क्या है, प्लैनेट। समझा? तो क्या बोले, ये सन है, ये प्लैनेट है, तो एक ऐसा लाइन जो ये सन को और ये अपना प्लैनेट को जोड़ता है, उन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल एरिया होगा, इक्वल टाइम में। समझा? क्या बोला है, द लाइन दैट जॉइंट्स अ प्लैनेट एंड सन, मतलब जो लाइन सन और प्लैनेट को जोड़ता है वो उन दोनों के बीच का जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझा? फॉर एग्जांपल इधर मैंने बताया, अगर मैं बोलूँ कि ये जो प्लैनेट यहाँ पे था तो इतना हुआ, सब ये प्लैनेट सर यहाँ पे आ गया, तो एक लाइन जो सन और प्लैनेट को जोड़ता है उन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अभी आप बोलोगे सर, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो एरिया बहुत बड़ा है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तो एरिया छोटा दिख रहा है, तो आप कैसे झूठ बोल रहे हो कि ये एरिया इक्वल होगा? अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप स्कोप से गौर से देखोगे तो वहां पे आपको सेम मतलब इक्वल एरिया दिखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अपना प्लैनेट है सन, यहाँ पे जो लाइन ऐसा जोड़ता है ये भी क्या होगा, इक्वल एरिया, मतलब इसका जितना भी एरिया जितना भी होगा वो इसके इक्वल होगा और यही इसके इक्वल होगा। मतलब सभी जितने भी और प्लैनेट इसके अराउंड, सन के अराउंड घूमते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जितना एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात खत्म। समझ में आ गया? यही इन्होंने बताया और इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया हुआ है। समझा? क्लास 10th में हमको बताया नहीं था, राइट। वैसे ही बाहुबली में बताया नहीं था कि कटप्पा ने क्यों मारा था हमारे बाहुबली को, तो वैसे ही क्लास 10th में केपलर बाबा ने नहीं बताया था कि इक्वल एरिया कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया। जैसे वहाँ पे पार्ट 2 में बताया था वैसे इन्होंने क्लास 11 में बताया, राइट। चलो भाई अभी देख लेते हैं इनका प्रूफ कि इन्होंने कैसे बोला कि कोई भी ऑर्बिट है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई प्लैनेट वहाँ पे, राइट, हम दोनों के बीच का जो लाइन जो हम दोनों को जोड़ता है, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्बिट यहाँ पे और मैं सन हूँ, राइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा उसके, राइट। इन्होंने ये बताया, तो प्रूफ अभी देखेंगे क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम यहाँ पे एक प्यारा सा आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया। यहाँ पे अपना सन बाबा कौन है, सन बाबा, और ये देखो यहाँ पे एक प्लैनेट बैठा हुआ सर पी नाम का, समझ में आएगा प्लैनेट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल होगा। सब यहाँ पे बैठा होता तो इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होता, इक्वल होता। यहाँ पे बैठा होता तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता, इक्वल होता। समझ में आ रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल ये अपना सन है ही, ये प्लैनेट है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ने r मान लिया, राइट, और इनके बीच का कुछ फोर्स भी लग रहा है, समझा। तो इसी को अकॉर्डिंग मतलब इसी को देखते हुए हम लोग एक
प्यारा सा डेफिनेशन बोल रहे हो, डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, जो अपना प्लैनेट का जो पोजीशन है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं हम लोग किससे, आर वेक्टर से, और वो परपेंडिकुलर है किसके, मोमेंटम के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, याद रख लो। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, समझा। तो मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है इनका एरिया, तो एरिया क्या होता है, वो हाफ होता है, समझा। क्या होता है, हाफ होता है। कितना उसका डिस्टेंस है और कितने स्पीड से और कितने टाइम में वो मूव कर रहा है, समझ में आ गया। क्या होता है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है, ये डेल्टा मतलब स्मॉल एरिया फाइंड करो, स्मॉल एरिया, समझ में आ रहा है। तो अगर आप एरिया फाइंड करो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर, हाफ इंटू कितना उनका डिस्टेंस है, सन और प्लैनेट के बीच का कितना डिस्टेंस है और कितने स्पीड से वो घूम रहा है और कितना टाइम लग रहा है, समझा। क्या होगा, हाफ इंटू कितना उनका डिस्टेंस है और कितना स्पीड से घूम रहा है और कितना उसको टाइम लग रहा है, समझ में आ गया, जैसा समझा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में, राइट। ये देखो टाइम जो है अपना मल्टीप्लाई में, ये अगर मैं नीचे यहाँ पे लेकर के आ जाऊँ, ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी, समझ में आ गया। हाँ, इसके आगे देखो पहला स्टेप समझा। अभी दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पी से। तो अपना लीनियर मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम मतलब नॉर्मल के लिए और एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल के लिए। रोटेशनल मतलब सर्कल के लिए। ये आप सर्कुलर मोशन क्लास 12th में पढ़ोगे, समझ में आ रहा है। तो लीनियर मोमेंटम याद रखना है, सिर्फ आप फिलहाल याद रखना है, लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या मैं ये देखो, पी इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी था, बराबर के नहीं बराबर। क्या मैं वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस सर। इधर पी है, ये मास जो है इधर मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ गया, समझा। ये कैसे आया, समझ में आ गया, यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो आप v दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में, क्या आप v का डायरेक्ट वैल्यू ये पुट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये जो वेलोसिटी इसका वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो इक्वेशन नंबर 2 तो ये एज इट इज था, तो यहाँ पे जो v था, ये v की जगह हम लोग ने क्या किया, इसका वैल्यू पुट कर दिया। ये समझ में आ गया, यस सर, समझे। ये इक्वेशन नंबर मैंने तीसरा बोल दिया, समझ में आ रहा है, यस सर। अभी और आगे बैठेंगे। पहला स्टेप क्या किया हम लोग ने, ये फॉर्मूला लिख के लिया, राइट। दूसरा स्टेप क्या किया, टाइम को इधर भेज दिया। तीसरा स्टेप क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया, मास इधर नीचे गया तो वेलोसिटी का वैल्यू में, और ये इस वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग ने कहाँ पे पुट किया सर, इस इक्वेशन में, समझ में आ गया यहाँ तक, यस सर, समझा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग अभी यूज लीनियर मोमेंटम किया, अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम करेंगे। क्यों एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में ना, इसलिए। तो एंगुलर देखो, ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम, समझ में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। तो क्या मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 3 ये दिख रहा है, क्या हम लोग इसकी जगह पे L पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, यस सर कर सकते हैं, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इस इक्वेशन में हम लोग ने क्या किया, इसकी जगह पे हम लोग ने क्या पुट किया, L पुट कर दिया, राइट। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, L वेक्टर अपॉन 2m। तो इसी इक्वेशन ने प्रूफ कर दिया कि अपना जो लॉ ऑफ इक्वल एरिया होता है, समझा। मतलब जो एरिया है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वापस से एक बार देख लो। तो पहले हम लोग ने सबसे पहला हम लोग ने क्या किया, ये चीज लिखा, क्या लिखा, एरिया फाइंड करना। क्या होता है, हाफ इंटू कितना उनका डिस्टेंस है, कितना वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड से घूम रहा है और कितना उनका टाइम लग रहा है, वो तीनों से समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, ये टाइम को इधर भेज दिया, बचा ये चीज, समझा। तो हमको पता है जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये v को, ये m को इधर भेज दिया, v का वैल्यू मिल गया। तो इस v का वैल्यू हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया। फिर इसके बाद हमको पता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू पी। तो ये r इंटू पी की जगह पे हम लोग ने L पुट कर दिया। तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, ये चीज मिल गई। कुछ डाउट है, 3 या 4 स्टेप में हो जाता है। तो यार जल्दी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। यार देखो, ये जो चैप्टर है इसके बाद जो है यार कुछ क्या है आपका, न्यूमेरिकल्स है, राइट। तो न्यूमेरिकल्स भी हम कराएंगे, डोंट वरी, समझ में आएगा, डोंट बी अपसेट यार, समझा। वी विल डू इट, ओके। हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। सो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, राइट। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो केपलर बाबा थे उनका जो थर्ड लॉ है, क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। कौन सा पीरियड्स, देखो टाइम पीरियड यार, कुछ भी गलत मत समझो, समझ में आ रहा है, फैमिली वाले हम लोग। क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम
क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब जो रिवॉल्व करता है, जो अपना प्लैनेट है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, कुछ टाइम भी तो लगता है यार, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आपके घर तक चल के जा रहे हो तो आपको कुछ समय भी तो लगेगा। तो वैसे ही जो प्लैनेट अपना सन के अराउंड में मतलब उसके आसपास जो भटकते रहता है, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या लगता है, कुछ टाइम भी लगता है। तो उस टाइम का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। क्या बोला, ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वही चीज मैंने बोला, इट्स प्रोपोर्शनल, इधर लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ में क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय अ प्लैनेट। मतलब क्या है, देखो सर यहाँ पे तो मैंने लिखा कि दिया है, जो अपना टाइम पीरियड उसका कर दो आप स्क्वायर, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, जो उसका डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस क्या लिया, उसको आर लिया, राइट, उसका कर देना है क्यूब, बात खत्म, इतना ही समझा, यही चीज इन्होंने बोला है। सपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो कांस्टेंट देंगे, समझ में आ रहा है। तो देखो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, राइट। आर क्यूब क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझा कैसे आया ये चीज कैसे आया, समझ में आ गया, यस सर समझा। तो क्या बोलता है केपलर बाबा का थर्ड लॉ, क्या बोलता है, जो अपना टाइम पीरियड होगा उसका कर देना स्क्वायर, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिस्टेंस है उनके बीच का, किसके बीच का, प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका कर देना है क्यूब, बात खत्म, समझ में आ गया, यस सर समझा। चलो भाई अभी हमको जिसका था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो टॉपिक आ गया है नेक्स्ट वाला, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझा, एकदम प्यार सा मजा आने वाला टॉपिक है, समझ में आ रहा है। देखो क्या बोलता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स। सर ये क्या बोल रहा है सर, फिजिक्स में भी प्यार, क्या कुछ भी, every particles of a matter attracts every other particles of matter with a force which is directly, क्या बोला, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब क्या सर, क्या बोल रहे, क्यों पका रहे हो हमें। तो मैं क्या सर कि मैं इस डेफिनेशन को हम लोग करेंगे विस्तार से सॉल्व। कैसा, क्या बोला है, सपोज फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे सपोज दूसरा पार्टिकल है, समझा, इसका मास सपोज m1 है सर, इसका मास सपोज m2 है। तो ये कहता क्या है कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है सर, ये पार्टिकल इसको मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अपना राहुल है, कौन है भैया, ये अपना राहुल है, समझ में आ गया, ये अपना राहुल है, इसका नाम क्या लोगे, कुछ भी ले लो, सपोज कैटरीन है, ये है अपना नहीं करीना, ये राहुल है भाई साहब, राहुल जाता है कटरीना के पास, करीना के पास अट्रैक्ट होता है और करीना होती है राहुल से अट्रैक्ट, समझ में आ रहा है। तो मतलब राहुल एक पार्टिकल है, करीना एक दूसरी पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बात बताओ, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या, ऐसे अट्रैक्ट होंगे, उन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स भी लगेगा, राइट। तो फोर्स को हम लोग भैया मान लेंगे F, राइट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राहुल और करीना तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम लोग या तो D लेंगे या तो R लेंगे। फॉर एग्जाम्पल R मैंने ले लिया, समझ में आ गया, क्लियर है। ये देखो, ये जो राहुल है, राहुल का मास m1 है, करीना का मास m2 है, राइट। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो कोई एक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होंगे, और राहुल से लेके करीना के बीच का जो डिस्टेंस था सर वो r है, राइट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जो अपना फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ विच अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब राहुल का मास m1 है और करीना का मास m2 है, समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, राइट। फिर वही चीज बोला कि जो फोर्स है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इधर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब राहुल और करीना के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या लेना है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर लेना है। समझ में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। कुछ डाउट है इसमें, नहीं है।
तो क्या मैं इसको देखो फोर्स से मैं क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ राहुल एंड मास ऑफ करीना और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यस सर लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मैं अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना इक्वल टू डालना है तो कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स क्या होगा सर, इक्वल टू ये कांस्टेंट जो है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इक्वल टू जब मैं डालूंगा तो कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट को हम लोग ने जी बोल दिया, समझा। तो क्या आएगा, मास 1 ऑफ मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है अपना फाइनल इक्वेशन किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही चीज है, क्लियर। यही चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। कुछ डाउट लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, समझ में आ गया। राहुल और करीना, समझा। हाँ चलो अभी बढ़ते हैं इसी के साथ यार नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, और अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना। समझ में आ गया, करीना और राहुल का सवाल है, समझा। मचाएंगे फिजिक्स में प्यार। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका एक प्यारा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सर वो अपना जी होता है, वैल्यू क्या 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो एक बात बताओ मुझे, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख करके लेंगे। समझ में क्या लेंगे, लिख करके लेंगे। तो याद रखो जो अपना फोर्स ऐसा लिखना है, वी नो दैट जो अपना फोर्स है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन मास। अभी यहाँ पे 2 मास दिया था ना, तो एक कैपिटल एम लेंगे हम लोग, एक स्मॉल एम लेंगे, और अपन में क्या कर देंगे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम का मतलब है मास ऑफ मून। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम जो है सर वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ गया। तो ये चीज हम लोग ने लिख लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या करना है हमको, वैल्यू मतलब जी का वैल्यू फाइंड करना है। हमको पता है ऑल्सो वी नो दैट जो अपना फोर्स है सर वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर होता है। जब दोनों को कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो सर क्या हो जाएगा, क्या मैं ये फोर्स की जगह पे इसका वैल्यू लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात याद रखो यार, जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वल मतलब किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है। समझा, जो अपना ए है वो जी के इक्वल होता है। तो अभी देखो, ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, राइट। तो क्या है हमारे पास जी एम एम अपॉन ये जो मास है स्मॉल एम, क्या मैं इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगा, ये देखो स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल। तो ए का फाइनली वैल्यू आपको क्या मिलेगा सर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। अभी आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना, तो आपने तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, राइट। तो जस्ट मैंने बताया आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो लास्ट में फाइनली हमको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा सर, क्या मिलेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली हमको समझ में आ गया। हम लोग ने ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो डेरिवेशन किया है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यार इधर तक ही हम लोग करेंगे इस लेक्चर को स्टॉप। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नया राहुल और एक नया करीना के साथ, समझा। वहां पे हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, राइट। सो जितना हो सके क्या करना है, इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, सभी का होना चाहिए बेनिफिट, राइट। जैसे ही बाहुबली में पार्ट 1 में, किसमें, बाहुबली के पार्ट 1 में वहां पर नहीं बताया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही क्लास 10 में कैप्टन बाबा ने नहीं बताया था कि उनके लॉस के नेम क्या होते, राइट, उसका प्रूफ क्या था, राइट। तो ये सेकेंड पार्ट में उन्होंने बता दिया, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ।